हुस्ने तमाशा दोस्त रुस्वा बेवफाई का, बहुमोहरे सत्र नजर साबित है दावा पार। इसलिए यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं, दोबारा लिखा हुआ शब्द नहीं हूं, एक ही बार लिखा गया है और बस अब फिर कभी नहीं लिखा जाएगा। यारब जमाना मुझको। वो शेर व शायरी भी करते हैं, वो साहित्य भी खूब अच्छा रचते हैं, साहित्य पढ़ते भी हैं। हर दिन 200 पन्ने पढ़ने की आदत उनकी आज भी है। सिनेमा की पत्रकारिता में जब भी कोई बड़ा नाम आता है तो सबसे पहले स्मृति पटल पर उभर कर आते हैं प्रहलाद अग्रवाल। हमने उनके साथ कुछ समय बिताया और उनसे की बातचीत। तो लीजिए सुनिए प्रहलाद अग्रवाल जी से की गई बातचीत का पहला भाग। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और मैंने इससे पहले आपको साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े कुछ वीडियोस आपके सामने मैंने लाए, जिसमें हमने कुछ उन पुराने लोगों से बातचीत की जो कला साहित्य से जुड़े हैं, उसके मर्मों को अच्छे से समझते हैं और ख़ास करके आज की जो पीढ़ी है, जो जिनका इंटरेस्ट कहें, जिनका रुझान इस फील्ड में मात्र एक व्यावसायिकता के लिए रह गया है कि वो अगर कहीं नौकरी करना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं तो वो साहित्य का उपयोग करते हैं, आर्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन उसको समझना, उसको जीना ये बहुत कम होता जा रहा है। तो हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो अपने पूरे जीवन को साहित्य को समर्पित किए, अपने पूरे जीवन को उन्होंने कला को दिया और अलग अलग विधाओं में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया और उसमें रह करके कुछ ऐसी चीजें लिखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी हैं और हमेशा वो रहेंगी। इसी कड़ी में मैं आज जिनके साथ बैठा हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके सामने बैठ करके और उनसे सवाल कर सकूं, लेकिन सवाल करना और हमेशा ये नहीं होता है कि आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, बल्कि ये जानने की इच्छा रखते हैं कि नया क्या कुछ होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो इस हैसियत से मैं उनसे आज बात करूंगा, जिनकी शुरू में पहचान कहानीकार के रूप में रही। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर भी लोगों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, नौकरियां छोड़ दी, बहुत सारे जीवन के उन्होंने उतार चढ़ाव देखे और हमेशा निडर होकर के वो काम करते रहे, जिनके लिए काशीनाथ कहते हैं कि वे कभी भी समझौतावादी नहीं रहे और कभी भी किसी चीज से उन्होंने समझौता नहीं किया, जहां भी रहे वहां अडिग रहे। उनके बारे में और भी चीजें हैं जो मैं आपको बातचीत में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज हम बात करेंगे सिनेमा पर। और सिनेमा पे जब बात होती है तो सिनेमा की लिखने की जो शुरुआत हुई, सिनेमा में खास करके फिल्मों की समीक्षाएं, लेख, इनकी जो शुरुआत हुई, उस शुरुआती दौर में जो एक बड़ा नाम आया वो रहा प्रहलाद अग्रवाल का। आज हम उन्हीं के साथ हैं और कल से हम आपके साथ हैं और बहुत सारी चीजें हम जान रहे हैं, लेकिन अब फिर से वही बात होगी कि हम शुरुआत करें और शुरुआत से चीजों को जाने, तो ये बातें बीच बीच में आती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं पहला सवाल या पहली बातचीत में कि शुरू में लोग आपको एक कहानी के लेखक के तौर पर पढ़ते रहे, कहानियों की समीक्षाओं के समीक्षक के रूप में आपको देखते रहे और फिर यकायक सिनेमा में एक ऐसा उद्भव हुआ कि लोग अखबारों में प्रहलाद अग्रवाल का नाम सुनने लगे, जो सितारों पर खूबसूरत खूबसूरत आर्टिकल, अच्छे अच्छे आर्टिकल उनके पढ़ने के लोगों को मिले। तो ये कैसे हुआ एक कहानीकार और फिर उसके बाद सीधा सिनेमा के समीक्षक के तौर पर? सबसे पहले तो मैं कह दूं कि आप खुद गलत फहमी में हैं और मेरे दर्शकों को जो देखते हैं सबसे मैं कह देता हूं कि मेरे बारे में गलत फहमी में ना रहें। मैं आदमी ही सड़क का हूं और मैं हमेशा सबसे मिलता हूं, सबसे जुलता हूं और उनसे बहुत डरता हूं जो समझते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं या मैं कोई बड़ा लेखक हूं, क्योंकि मुझे हर तरह के बड़प्पन से
बहुत शिकायत है, बहुत गिला है, बहुत नफरत है। नहीं, नफरत नहीं कहना चाहिए, नफरत तो मुझे किसी से नहीं है, मगर यानी मुझे बड़े होने में कोई लुत्फ नहीं है। जिंदगी का सारा मजा छोटे होने में है, और उससे मुझे मत हटाइए। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ भी दोस्त की तरह व्यवहार करना मुझे पसंद रहा है, और बड़े से बड़े आदमी जिससे मिला, बहुत बड़े आदमियों से मिलना हुआ, बहुत बड़े तरह तरह के बड़े लोगों से। मगर शुरुआत की जो आप बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले जिनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, लिखने का, पढ़ने का शौक तो मेरे माँ के कारण मुझे जागा, परंतु लिखने का शौक या लिखने की दिशा मुझे सबसे पहले यदि किसी ने दी तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर शीश कुमार, जिनके अलावा मैंने किसी से नहीं पढ़ा विश्वविद्यालय में। और जो लेखक गण थे, वो मेरा सौभाग्य कि मेरे ही शहर में हरिशंकर परसाई जी थे, जो मेरे परिवार के बहुत नजदीक थे। फिर उसके बाद मेरा परिचय ज्ञान रंजन जी से हुआ, जिनको मैं आज भी जिनके सामने बैठता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, अभी मुझे शुरुआत करनी है। फिर काशीनाथ जी से बहुत गहरा परिचय हुआ। जब काशीनाथ जी से होना था तो निश्चित ही था कि मेरा परिचय नामवर जी से हो जाता। फिर उसके बाद मेरा परिचय दूधनाथ जी से हुआ, फिर रविंद्र कालिया साहब से हुआ, ममता जी का प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। तो ये सब मुझे, ये 20-21 साल की उम्र तक इतने लोगों से मैं बहुत अंतरंग हो चुका था। तो जाहिर है कहानी का कुछ ना कुछ जहर तो फैलना ही था। तो मैंने जिंदगी में कुल 4 कहानियां लिखी, और मैं चूंकि एमए में मुझे डिसर्टेशन लिखना था, तो मैंने 7वें दशक की हिंदी कहानी पर डिसर्टेशन लिखा, जो छपने के यानी जो वो लिखा गया उसके तुरंत 2-4 महीने बाद ही मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया से छप गया, और फिर वो जबलपुर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी शामिल रहा। तो लोगों ने समझा मैं कोई कहानीकार हूं या कहानी पर बड़ा काम करने वाला हूं। तो था, मेरे मन में था कि कहानी पर मैं पीएचडी भी कर रहा था, पर वो मैंने देखा कि पीएचडी जैसा घृणित काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मैंने उसको सब नष्ट कर दिया, और मैंने कहा मैं पीएचडी करूंगा ही नहीं। हालांकि सभी कहते हैं कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, जिसे मैं अपने यानी तमगे की तरह सुरक्षित रखता हूं, कि मैंने जिंदगी भर 2 इंक्रीमेंट खोए। 37 साल नौकरी की यूनिवर्सिटी में, यानी मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में, और 2 इंक्रीमेंट मैंने खोए, पर मुझे उसका बड़ा सुख है कि मैंने वो कचरा काम नहीं किया। और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि ज्ञान रंजन जी ने मुझसे कहा कि शैलेंद्र पर लिखो, पहल के लिए शैलेंद्र पर लिखो। तो मैं ये भी कह दूं, आज तक मैंने कभी नहीं लिखा, किसी प्रकाशक को मैंने कोई लेख नहीं भेजा छपने के लिए जब तक उसने मांगा नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी हिम्मत नहीं उनके सामने बात करने की, और ये जो मिजाज आप देख रहे हैं ये हमेशा सबके साथ रहा है। ये कला में माहिर हैं, डांट फटकार देते हैं, और सब इनसे भयभीत भी रहते हैं। बहुत सारे लोग इनसे भयभीत रहते हैं, इस चीज में बात करने की हिमाकत नहीं होती कि कोई बात करे। लेकिन अब बात है तो बात तो हम धीरे धीरे हम निकलवाएंगे आपसे। हम आते हैं सीधा सिनेमा पे। नहीं, और इसके पहले मैं बता दूं आपको, सिनेमा के पहले बता दूं कैसे सिनेमा पर आया। हाँ, सिनेमा पे कैसे आया, सिनेमा पर मैं कैसे आया जी। तो जो शैलेंद्र पर लेख लिखने की बात थी, तो मैं आतंकित था कि ज्ञान रंजन जी के लिए लिखना है, पहल के लिए लिखना है। और मेरा भी ख्वाब था कि पहल में छपूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। एक बार हिम्मत हुई थी तो उन्होंने वो रचना मेरी, वो कहानी वापस की, और उन्होंने कहा कि कई महीनों बाद वापस की थी। उन्होंने लिखा कि बहुत अच्छी कहानी है, और प्रशंसा जो प्रोत्साहन के लिए होती है वो उन्होंने किया। और उसके बाद कहले कि इसमें वही फिसलन है
जिसके कारण मैंने 10 साल से या 5 साल से जब से वो कोई कहानी नहीं लिखी, तो कल इससे बचना चाहिए। हाँ, तो मैंने उन्हें एक ही शब्द लिखा था, एक ही पत्र में एक ही शब्द लिखा था कि मैं जानता था कि इसमें कमजोरियां होंगी ही, मगर मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आपको इतना लंबा समय लगा इसे वापस करने में और इतनी सफाई दे रहे हैं आप। आपको कहना चाहिए अभी सीखो। और मैंने ज्ञान रंजन जी से बहुत, यानी ज्ञान अकेले वो ही नहीं है, मगर मैं फिर भी ये कहूं, मगर शुरुआत तो उन्हीं से है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ क्या सीखा, सभी कुछ सीखा, इन्हीं लोगों से सीखा। जो कुछ है वो इन्हीं सबका दिया हुआ है। और फिर ऐसा कोई शायद ही लेखक बचा हो जिससे मैं मिल सकता रहा और मैं नहीं मिला हूं। मैंने सिनेमा पर लिखा जरूर, मगर सिनेमा वालों में मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही, और सिनेमा वालों के पास भी मैं तब तक नहीं गया जब तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। जब किसी ने बुलाया तो चला गया। और बाद में सिनेमा से मुझे बहुत पैसा भी मिला। बहुत पैसा मिला मतलब सिनेमा लिखने से नहीं मिला। कमलेश्वर जी कहा करते थे, मेरे बहुत उनका प्रेम था मुझसे, बहुत उनका अनुग्रह था मेरे ऊपर। वो हमेशा कहा करते थे तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मैं दुगना कमाऊं। तो सिनेमा मेरे लिए कमाने का माध्यम नहीं था, मेरे लिए इश्कबाजी थी। शायद ही ऐसी हिंदी की कोई फिल्म हो, यानी हिंदुस्तानी की, जिसे मैं कहता हूं हिंदी सिनेमा है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तानी सिनेमा है। भोजपुरी सिनेमा है, तमिल सिनेमा है, तेलुगु सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, यहां तक कि छत्तीसगढ़ी और मारवाड़ी सिनेमा तक है, और मैथिली सिनेमा तक है, और सब तरह का सिनेमा है। लेकिन 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 हिंदी सिनेमा नाम की कोई चीज नहीं है। जो हिंदी सिनेमा है वो हिंदुस्तानी सिनेमा है। यदि बांग्ला फिल्में बनी हैं तो बंगालियों ने बनाई हैं, तमिल में तमिलनाडु वालों ने बनाई हैं, अपनी भाषा के लोगों ने वो फिल्में बनाई हैं, और वहीं के लोग काम करने वाले हैं, वहीं के लोग उस सबको निखारने वाले हैं। मगर हिंदी में जो फिल्में बनी हैं उनमें सबसे कम लोग यदि किसी जुबान के माहिर हैं तो वो हिंदी के, हिंदी वाले ही बहुत कम हैं, और स्टार तो बहुत ही कम हैं। सब कोई महाराष्ट्र से आया है, एक गाना था शहीद फिल्म का, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई से है, कोई महाराष्ट्र से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम आज फूल हर रंग के, आज हर डाल से। तो ये जो हिंदी सिनेमा है ये लाया है फूल हर रंग के हर डाल से, हिंदुस्तान के कोने कोने से। और इसीलिए इसके गाने सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं गूंजते हैं, अपितु दुनिया भर में गूंजते हैं। और मैं इस बात से बहुत दुखी होता हूं जब हमारे महापुरुष, जो बहुत ज्ञानी हैं, निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी हैं, और मगर मुझे उनका ज्ञान भाता नहीं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा क्या है, चाहे जब देखो गाने होने लगते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारी जिंदगी में गाना है, फटे कलेजा गाओ गीत, दुख सहने की यही रीत। जब बहुत विपत्ति आती तो हम और गाते। तो हमारी जिंदगी में गाने बहुत हैं, हमारे हिंदुस्तानी जिंदगी में गीत ही गीत हैं। यहां तक कि जब दूल्हे को शौच के लिए ले जाते हैं तब भी गाते हुए जाते हैं। जिन्हें इसका अनुभव करना हो वो अछूत दया पवार का उपन्यास पढ़ लें, उन्होंने किस तरह से बताया है। तो गाने तो हमारे यहाँ हर जगह, हमारे लोकगीत जो हैं पैदा होने से लेकर मरने तक गाने ही गाने। तो यदि गाने ना होते तो बड़ा कमजोर फिल्में होती। और आज जिसे हम हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं, वो गोल्डन एरा इसीलिए गोल्डन है क्योंकि उसमें झंकृत जो होता है वो, आप फिल्में भूल गए मगर वो गाने नहीं भूले। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। कितने कितने गीत सैकड़ों की तादाद में आएंगे जो बिल्कुल अंगूठे छाप हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है, वो भी मुगले आजम देखते हैं। जो बड़े से बड़े आदमी जिसकी भाषा नहीं समझ सकते, अभी भी यदि एक संवाद बोल दिया जाए तो कोई उसका अर्थ नहीं बता सकेगा। तो ये जो
आप मुगले आजम के कुछ संवाद बहुत अच्छे बोलते हैं। मैं नहीं चाहूंगा बोल के वो आएगी बात तो, मगर हाँ। शुरुआत काहे को भटका जाए तो फिर बात कहीं चली जाएगी। वो उन्होंने कहा है ना कि बात निकलेगी अगर दूर तलक जाए ये हो जाता तो होता ही यही है कि सिर पैर से शुरू करते हैं और सिर की टोपी तक पहुंच जाते हैं, तो जूते की बात तो खत्म हो जाती है, जूता सिर पे टोपी बन जाता है। सही बात। इस तरह ना हो पाए इसलिए मैं कहूं तो उन्होंने, ज्ञान जी ने मुझे कहा और मैं लगभग उन्हें 6 महीने तक झोल देता रहा। और फिर जब उनका आखिरी पोस्ट कार्ड मेरे पास आया, अब तुम लेख मत भेजना, बस 2 ही 3 वो लिखते ही बहुत कम है, बहुत, यानी यदि ऐसा नहीं होता तो उनकी चंद कहानियों पर वो हिंदी के 20वीं शताब्दी के बड़े कहानीकार, उत्तरार्ध के बहुत बड़े कहानीकार नहीं बन जाते। सबसे कम कहानियां उन्होंने लिखी, मगर उनकी एक एक कहानी को आज याद किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने बस वो, तो मैं फिर रहा सोचता रहा और फिर मैंने लिखा, तो लिखा एक ही रो में जाता है, बार बार सोच सोच के नहीं लिखता मैं, ना मेरी ये कभी पद्धति रही, मैं एक ही रो में लिखता हूँ। तो मैंने, और यदि एक ही रो में लिखा हुआ नहीं हुआ, यदि 10 लाइनें बच गई उस लेख में तो उसको रख दिया यदि मैंने, तो फिर मैं उस लेख को फाड़ के फेंक देता हूं, उसको फिर दोबारा लिखूंगा, क्योंकि यदि कोई बात आएगी तो स्पॉन्टेनियस आएगी, और यदि टूट जाएगी तो फिर उसमें वो मजा आ ही नहीं सकता, फिर ठेगड़ा लगेगा कि ठेगड़ा लगा दिया गया है। तो मैंने एक लंबा लेख लिखा शैलेंद्र के बारे में और भेजा, जो ज्ञान जी ने छापा, और उसके बाद उसी लेख को अंडर करेंट के रूप में इस्तेमाल किया, और 1 हफ्ते के अंदर मैंने सुधा अरोड़ा जी के निवास पर मुंबई में शैलेंद्र पर पूरी किताब लिख दी। तो वह लेख ही पूरी किताब है मानता हूं। इसी तरह दूसरा लेख जो लिखा था मैंने बिमल रॉय पर, जो पहल में छपा, वो भी लंबा लेख था, उस पर भी किताब छपी, वो अंतर करेंट उसमें वही है, वो जो लेख था। फिर पूरी किताब बनने में तो कोई टाइम लगता नहीं, कोई समय लगता नहीं, क्योंकि किताब लिखूं जब तक नहीं लिखूं तब तक बात अलग है, मगर जब लिखता हूं तो 10 दिन 15 दिन बहुत हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो इस तरह हिंदी, इस तरह सिनेमा में आ गए, और सिनेमा में आए तो उस समय मैं बहुत कम कमाता था, और बहुत कम क्या कमाता था, कुछ भी नहीं कमाता था, या कुछ भी नहीं कमाता था क्या मतलब कि जो कुछ मुझे करने को मिलता था मैं कर लेता था। और मैंने मैट्रिकुलेशन के बाद या हायर सेकेंडरी के बाद तो पढ़ना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था इस पढ़ने लिखने में बेकार है। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1963 की, तब मुझे लगता था कि ये पढ़ना लिखना बेकार, और मुझे लगता है सबसे पहले कुछ धन दौलत आया जब किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं काम तो करने लगा था 10 साल की उम्र से, मगर जो नियमित नौकरी की मैंने वो 16.5 साल की उम्र में की। तो मुझे था कि पैसा मुझे मिलना चाहिए, और किसी भी विधि से मिले, काम करके मिले, कोई भी काम मिले, मैं हर काम करने के लिए तैयार था। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सिनेमा के पोस्टर भी लिखे शुरू में, और इस तरह से हुआ। और सिनेमा पर मैंने लिखना शुरू किया। जब मेरा विवाह वर्तिका अग्रवाल से हो गया, तो उसके बाद यह था कि आवश्यकताएं भी बढ़नी ही थी, आवश्यकताएं बढ़ी भी, और पैसा की भी जरूरत थी। और उसी समय एक दुर्भाग्य ये हुआ कि वो पता चला कि वो मानसिक बीमार हैं, और उन्हें उनका बहुत इलाज करवाया गया। बहुत कोशिश की, हम लोग बहुत झगड़े भी, बहुत प्यार भी किया, और हम लोगों का मुकदमा भी हाई कोर्ट तक हुआ। और जो AIR 1975 अक्टूबर यदि पढ़ेंगे आप तो उसमें मिल जाएगा कि वो मुकदमा तलाक के लिए नहीं हुआ था, वो बच्चे की परवरिश के लिए हुआ था, और कि किसको कस्टडी मिलनी चाहिए। तो वो तमाम बातें थी उस सब में, मगर उससे कितना प्यार था कि मैं ये हुआ कि मैं क्या करूं कैसे। तो ऐसे हम लोग सिनेमा देखने गए थे, हम दोनों बहुत सिनेमा प्रेमी, वो भी सिनेमा देखती थी, तो सिनेमा देखने गए थे। और ये मेरा हमेशा सोच रहा कि यदि, अब वो छोड़ दीजिए वो बात, तो उनके लिए सिनेमा देखने में साथ गए थे, और सिनेमा देखने साथ गए तो
वैसी यदि के बाद हम यदि बातचीत होती रहती थी तो उसमें हम लोग विश्वनाथ फिल्म देखने गए, और विश्वनाथ फिल्म देख के आए। कालीचरण में बड़ा अच्छे लगे थे शत्रुघ्न सिन्हा, लगा कि एक बड़ा स्टार आया है, ये अमिताभ बच्चन की बदमाशियां कम करेगा। मगर जब उनकी विश्वनाथ आई तो मुझे लगा सुभाष घई ने एक ही सिक्के को दोबारा चलाने की कोशिश की है। और मैंने एक लेख लिखा, विश्वनाथ बाबू आप, यानी मैं बोला उससे, हमने कहा इस लेख का इसका शीर्षक होता विश्वनाथ बाबू आप मुकदमा हार गए। तो कहले भेज दो कहीं, अरे हम तो कोई मैं सिनेमा लेखक हूं। तो उसने खुद लिखा, कहले देखो यही लिखा है ना। हमने फिर लिखा और हमने कहाँ भेजा, हमें तो पता ही नहीं कौन मैगजीन है। तो उन्होंने मायापुरी में भेज दिया, और मायापुरी में भेज दिया तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मायापुरी का एक मनी ऑर्डर आया 75 रुपए का, और 75 रुपए के उस मनी ऑर्डर के पीछे जो लिखने का समाचार, वो संदेश लिखने का होता था, उसमें लिखा हुआ था आपका लेख अगले अंक किसी अंक में छपेगा, और यदि आप चाहें तो इन पर और लेख भेज दें। तो 75 रुपए उस समय 1973 में बहुत थे, बहुत बड़ी रकम थी। क्योंकि जब मैंने पहली नौकरी यानी बैंक में जब नौकरी की थी तो मुझे 373 रुपए मिलते थे बैंक में, और चपरासी नहीं था, क्लर्क था। तो 373 मिलते, 75 रुपए बहुत थे। और उस समय बैंक में नौकरी कर रहा था, इलाहाबाद बैंक में। और फिर ये आलम हुआ मायापुरी में कि एक एक अंक में 4-4 लेख छपते थे, कहीं 2 लेख, कहीं 3 लेख, कहीं 1 लेख। और मुझे जितनी तनख्वाह नहीं मिलती थी उससे दोगुना मायापुरी में लिखने से मिलता था। और फिर मायापुरी वालों ने कहा कि आप जो है, मुझे बंबई भेजा और कहा आप हमारे करस्पॉन्डेंट वहाँ बन जाइए, और मुझे 1000 रुपये महीने का ऑफर दिया। तो मैं गया, बंबई गया, वहाँ पर देखा और मिला और जो मैंने देखा, लोग जो पत्रकार थे उनके साथी दूसरे, एक जेडे जौहर साहब थे, एक अरुण कुमार शास्त्री साहब थे, बड़े मेहनती लोग, बड़े संकट में जैसे वो रहते थे वैसा मैंने उनका रहना देखा, और जैसे वो जाते थे और जैसे सिनेमा वाले काम करते थे। हमने कहा यहाँ तो ये 2-4 दिन में मार दिया जाऊंगा, ना लायक साले गधे, इनकी बात करने की तमीज़ नहीं इनमें, उनके छोड़ो यहाँ। हमने कहा आपके चरण छूता हूँ, ये मुझसे ना बनेगा, और मैंने नहीं किया। और उसी समय मैंने एक लेख लिखा अमिताभ बच्चन पर, जी हाँ फिलहाल आप टॉप पर। हाँ, हम यही बात करने वाले थे। तो वो जी हाँ फिलहाल टॉप पर है लिखा, तो मैं भेज दिया। उसमें मेरी कोई दुराभिसंधि नहीं थी ना। मैं किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। बुराई करना हो तो अपनी बुराई काफी है। मैं इतना बुरा हूं कि मुझसे ज्यादा बुरा होने में तो किसी को भी 2-4 जन्म लेना पड़ेंगे। और आदमी अपनी बुराई जानता है, दूसरे की क्या जाने। दूसरे की तो मैं अच्छा ही जानता हूँ, क्योंकि अपनी बुराई कोई दिखाता नहीं है, अच्छाइयां दिखाते हैं, और वही देखना चाहिए। बुराइयों से मुझे क्या मिलेगा, मेरे अपने पास उसका बड़ा भारी जखीरा है। तो जो अच्छाइयां मेरे पास बहुत कम है, तो उनको मैं इकट्ठा करता रहता हूँ और उनको मैं देखता हूँ। तो मैंने उसमें लिखा, और हरिवंश राय बच्चन से लेके उस लेख में समझिए रामचरितमानस का जाने कहाँ कहाँ के कोटेशन जो भी मन में आए थे। और उसमें यह था कि आप कहाँ जा सकते थे, कहाँ चले जा रहे हैं। तो वो बड़ा लोकप्रिय हुआ वो लेख, और वो अंक जो है छपते ही, वो तो 1 हफ्ते का कुल जिंदगी होती थी मायापुरी के अंक की। तो वो बंबई में गया और वहाँ उसकी 50-60 हजार कॉपियां जाती थी बंबई में, और वो उसी दिन सब हट गया। वो दूसरे उन्होंने कहा कि भाई यदि उसकी अंक की और प्रतियां हो तो भेजिए, वो तो बहुत लोकप्रिय है। तो मायापुरी के पास जितनी प्रतियां वो थी भेजी ही, उनने 50,000 प्रतियां और छापी, क्योंकि उनका अपना प्रेस था, बहुत दिन रात काम वहां पर सब होता था। उन्होंने फटाफट उसकी प्रतियां छापी। साप्ताहिक पत्रिका निकालती थी जिसके 2 लाख से ज्यादा सर्कुलेशन था जिसका। तो उन्होंने 50,000 और छापी और गए। और दूसरे दिन गई तो फिर दूसरे दिन भी खत्म हो गया। तो पता चले इतनी जल्दी कैसे बिक गया। तो बताया लोगों ने कि अमिताभ बच्चन का पूरा होता कि ये जो आया है इसको खरीद के डंप कर दो, मार्केट में न जाने पाए। क्योंकि उससे उन्हें लग रहा था, क्योंकि उन्हें तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा तो उनकी जो मंडली है उसी ने मंडली ने पढ़ा होगा, और उनकी समझ में कितना आ सकता था, क्योंकि उस तरह का वो लेख ही नहीं था, या उस तरह का मैं लिखता ही नहीं था। मगर वो उसे जो AP बजाज साहब थे वो कहा करते थे, बेटे देखो
हमने तो तुम्हारे अलावा किसी का लिखा, ये तुम्हारा पढ़ते हैं या सक्सेना साहब, केपी सक्सेना साहब उसमें लिखते थे कॉलम, उनका पढ़ते हैं, और हम कुछ पढ़ते नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लिखते। ऐसा ऐसा क्या था उसमें जो डंप कराना पड़ा अमिताभ बच्चन? नहीं, उसको ये कि देखिए व्यापार असली चीज है। उसमें ये था, जी हाँ फिलहाल आप टॉप पर, फिलहाल शब्द ही बहुत खतरनाक था, और फिर उन्हें पढ़ना नहीं, जैसा जिसने बता दिया वैसे समझ गए। तो ये क्या कर सकते हैं। मेरी राज कपूर वाली किताब है, उसको तो बड़े बड़े लोगों ने, यानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में राजेंद्र काला उप संपादक थे, उन्होंने ही पूरा कॉपी किया था। और उसके बाद जब लोगों ने, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, तुम बहुत राज कपूर करते रहते हो ना, राजेंद्र काला का लेख छपा है साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और कम से कम 2-3 हजार, यानी हजारों शब्द का लेख हो, और पढ़ो उसको, तब तुम्हें पता चलेगा कि सिनेमा पर लिखना क्या होता है। और पता चला कि वो आपके काम। और हमने कहा चलो ठीक है, मैंने तुरंत साप्ताहिक हिंदुस्तान प्राप्त किया और पढ़ा। हमने कहा यार, ये हमने तो नहीं लिखा साप्ताहिक, ये किसने लिखा? मगर ये तो मुझे लगा अपनी किताब में देखूं, मैंने देखा तो वो तो शब्दशः मेरी किताब से उतार दिया गया था। यदि वो 3000 पेज शब्दों का लेख था, तो उसमें 2800 शब्द तो मेरी किताब के थे, जो सीधे सीधे थे। और अभी एक किताब आई है डॉक्टर मृदुला पंडित की, उन्होंने तो पूरे 20 पेज ही उतार दिए, यानी कॉमा फुल स्टॉप से। और वो मजे की बात यह है कि मेरी राज कपूर वाली किताब पहले तो राधा कृष्ण से आई थी, बाद में राजकमल ने उसके कई संस्करण छाप दिए। अभी नया संस्करण जब राज कपूर की जन्म शताब्दी शुरू हुई है तब छापा है उन्होंने, और उस किताब के 20 पेज उन्होंने पूरे उतार दिए। और वो वाणी ने छापी है वो किताब, जो अशोक माहेश्वरी साहब के सगे भाई और मैं दोनों को जानता हूँ। जब वो मायाराम जी सुरजन के पास आते थे, जब सबसे पहले जो जिससे शुरुआत हुई रामचरितमानस की विनायकी टीका, उस समय से मैं परिचित हूँ, उस समय से जानता हूँ। तो उसके बाद भी मैं किसी से नहीं कहता। लोग कहते मैंने मुकदमा लड़ने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। एक बार लड़ना था, अपनी बीबी से लड़ लिया था, और सीधे हाई कोर्ट में ही लड़ा था, और 2 दिन में ही खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने किसी से मुकदमा नहीं लड़ा। मध्य प्रदेश शासन से मुझे अभी कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिला। आपके 2 साल की 2 साल 2 महीने 2 दिन की तनख्वाह बकाया है। और इसे आप अनुप्रास न समझें, ये तथ्य हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल 2 महीने 2 दिन तनख्वाह बकाया जो मुझे नहीं दी गई, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता था। और वो जो लोग थे, तो वो बहुत लंबी कहानियां बेकार हैं। और मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे मिला, वो यानी कोई है ऊपर वाला, लोग कहते हैं। हालांकि जहां तक मैं जानता हूं कि ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, जो कुछ है सब यही है। पर कहते हैं तो मान लेते, साला होगा, कोई होगा होगा, देखेंगे, निपटेंगे। आपका लेख ऐसे निकला था कि भगवान मरता क्यों नहीं? हाँ, नहीं, क्यों लिखा था आपने ये? नहीं, भगवान, भाई एक ने पूछा भगवान क्यों नहीं मरता, फिर हमने कहा साले इसलिए नहीं मरता क्योंकि तुम मर जाते हो। यदि तुम ना मरो तो भगवान उसी दिन मर जाएगा। भगवान है यही जो नहीं मरता, जो मर जाता है वो भगवान हो नहीं सकता। उसे तो मरना पड़ता है यहां आके, तब पता। इसलिए भगवान कहता है मैं वहां ना जाऊंगा, वहां तो मरना पड़ेगा। तो भगवान यहां आते ही, और जितने लुच्चे लफंगे हैं वही सब यहाँ रहते हैं, भगवान नहीं आता। और अभी हमने सुना ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी शानदार बात कही कि देखिए हम राम को लाए हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, वो उंगली पकड़ के ही लाए, वरना लाना तो उन्हें गोद में खिलाते हुए चाहिए। एक दिन का राम चल कैसे लेगा? तो ये भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में यही बात है कि जो है कहीं नहीं वही ईश्वर है। यदि वो कहीं हुआ तो आदमी हो जाए। मंजूर थी ये शक्ल तजल्ली को नूर की, मंजूर थी ये शक्ल तजल्ली को नूर की, उसके अवतरण को यही शक्ल मंजूर थी। हे मधुबाला, यही शक्ल मंजूर थी उसको। किस्मत खुली तेरे कदों रुख से ज़ुहूर की,
तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम में आए जब बड़ा कोई खूबसूरत। अब क्या पता था राम को कि हमें अरुण गोविल के रूप में आना पड़ेगा, बेचारे ने इसीलिए आना बंद कर दिया कि अब या मनोज मुंतशिर के रूप में आना पड़ेगा या अरुण गोविल के वो भीख मांगने लगेंगे, हमारे दे अल्लाह के नाम तुझे वोट दे दो, दे मेरठ की जनता हाँ वोट दो, हाँ जो कुछ भी दो, अल्लाह के नाम, दे दाता के नाम, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये आपका लेख भी इस नाम से कहीं छपा था? हाँ है, इस टाइटल से? नहीं अब टाइटल तो ऐसे ऐसे हैं कि मैंने कम से कम 5,000 लेख तो जरूर लिखे होंगे। हाँ। लोगों को लगने लगता है, मैं कह देता हूँ भाई अब नहीं मानो तो मैं 4-5 तो मैंने अलग अलग कॉलम लिखे और अलग अलग नामों से लिखे। जैसे मैंने एक नाम प्रभु जी भी एक लोग कहते थे, तो मैंने प्रभु जी के नाम से, और फिर उसका एक शीर्षक ही, एक कॉलम का शीर्षक ही बन गया प्रभु जी वाच, तो वो भी लिखा। और कहाँ कहाँ लिखा, क्या क्या लिखा। अच्छा, इस लुक के बारे में सब लिखते हैं। काशीनाथ जी ने भी आपकी किताब की भूमिका लिखते हुए लिखा कि आपका दाढ़ी, इस दाढ़ी की बड़ी चर्चा होती है। ये लुक आपने धारण किया? नहीं, मैंने धारण नहीं किया, मतलब बढ़ाना शुरू ये मुझे मैंने अपने आप बढ़ी। हाँ बढ़ी तो और वो हुआ ये कि मैं तो बहुत ही, क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, शौकीन आदमी हूँ और आज भी मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ और बहुत शानदार ढंग से कपड़े पहनता हूँ और शानदार ढंग से रहता हूँ बहुत, यानी। और मैं मानता हूँ कि यदि जिंदगी में कुछ है तो सिर्फ सुख जो है वो अय्याशी में ही है। और पूरे 77-78 साल मैंने अय्याशी में ही काटे हैं और उससे बड़ी ईश्वर की आराधना भी कोई नहीं। जिसने अपना जीवन निरर्थक गंवा दिया, धिक्कार है उसके ऊपर। अरे चिता पर बैठकर बांसुरी नहीं बजाई तो साले क्या अय्याशी की। तो मुझे कभी नहीं हुआ, मेरे पास आज भी मैं दावा करता हूं कि मेरा सब कुछ जब्त कर लो मेरी किताबों को छोड़ के। अब सिनेमा की डीवीडी वगैरह तो मैंने खुद ही फेंक दी, जो करीब 2-4 हजार थी, तब किसी मतलब की नहीं रही। अब तो एक ठो वो क्या आता है, आप लोग डंडी से लिए रहते हैं, पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव, उसी में 50 फिल्में आ जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ रही है कि अब उस सब का मतलब नहीं रहा। मगर आज भी मैं मोबाइल पर नहीं पढ़ सकता, मुझे पढ़ने के लिए किताब ही चाहिए, क्योंकि किताब मेरी बहुत बड़ी कमजोरी रही हमेशा से। तो इस सिनेमा में लिखने का ये हुआ कि हमारी पत्नी बीमार पड़ी और पैसे की बहुत जरूरत थी, मुझे ग्वालियर जाना पड़ता था उनको दिखाने के लिए मानसिक चिकित्सालय में, जो 2 साल लगभग हर महीने मुझे एक बार जाना पड़ता था। तो पैसा बहुत लगता था और उस समय मायापुरी ने मेरा बड़ा साथ दिया। और मायापुरी में, और जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ वैसे ही मायापुरी से अनबन हो गई। अच्छा, यानी वो उसके बाद एपी अनबन नहीं हुए। एपी बजाज साहब ने कहा कि देखिए भाई सब कुछ अच्छा है, मगर मैं क्या करूं, जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता। अमिताभ जी का लेख आपका, तो अमिताभ बच्चन के लेख के बाद उन्होंने फिर मेरा कोई लेख नहीं छापा। मैंने भी कहा भिक्षा मांगे कौन घर, जे घर नहीं और घर। मानहानि का नोटिस भेजा था आपको? क्या हमें नहीं, वो तो प्रकाशक को भेजा। प्रकाशक को भेजा मानहानि, अमिताभ प्रकाशक को उन्होंने भेजा तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ना लिखवाना उनसे। हमने ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि शायद ही ऐसी कोई पत्रिका बची हो, जिसमें शायद ही ऐसी कोई जिसमें मैंने मनोरमा में लिखा, माया में लिखा, वागर्थ में लिखा, यानी हर बड़ी, यानी रविवार में तो 50 लेख लिखे, परिवर्तन में कॉलम लिखा, तो न जाने कितने। इन लेखों की चर्चा और अब हम इसके बारे में तो दर्शक जो भी हैं, श्रोता हैं, वो पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि सिनेमा में राज कपूर जी से आपकी काफी नहीं, मैं राज कपूर का प्रेमी में, राज कपूर कब बने और कैसे उनका साथ मिला? राज कपूर का प्रेमी में अनाड़ी फिल्म देख के। अच्छा। और वो हमारी किताब में भी है, उसका पूरा वृत्तांत उस किताब में है कि मैं अनाड़ी फिल्म देखने गया था, तब आई हैड बीन 10-11 साल का था। तो वो उसमें एक सीन है जिसमें वो फोटो बनाने के लिए पहुंचते हैं, चित्र बनाने के लिए पहुंचते हैं नूतन का, और वो उनसे कहती है कि आप आए हैं और कहला कि पैसे मिलेंगे, तो गलत तो ठीक है। तो वो कुछ पैसे के बारे में बात नहीं करता है, मगर नूतन कहती है कि आप अच्छे पैसे मांगिएगा
वो कहला मैं कस के पैसे मांगूंगा? मुझे अमीर आदमियों से किसी किस्म की कोई सहानुभूति नहीं। मैं उनसे 20 रुपए मांगूंगा। 20 रुपए? तो वो सिर पकड़ लेती है। तो हो सकता है कि हो तेरी औकात 2 रुपए की नहीं, तो 20 रुपए मांगेगा। तो तुरंत समझता है गलती हो गई। तो कहता आप कहेंगी तो 2-4 रुपए कम कर दूंगा। तो वो और खोपड़ी पकड़ लेती है और गुस्से में कहती आपको कम से कम 1000 रुपए मांगने चाहिए। अब उसके बाद पूरा दृश्य शुरू होता है कि वो अटक गया। हाँ, उससे 1000 बोलते नहीं बनता। और फिर वो कौन देगा मुझे 1000 रुपये नहीं बोला है, कौन दे? तो गलत। और जब उसे उसकी नौकरानी आके, जबकि दरअसल नौकरानी तो खुद नूतन ही है, वो तो नौकरानी से कर रहा है, मगर मालकिन को नौकरानी बना दिया गया है और नौकरानी को मालकिन बना दिया गया है। तो जब नौकरानी मालकिन के रूप में आती है, कहले तुम, वो कहता है क्यों आए हो? तो वो कहता है कि आपकी वो तस्वीर बनाओ। कहले नहीं मुझे नहीं बनवानी तस्वीर, उन्हीं की बनाओ ना। और तुम काय के लिए? रुपये चाहिए ना, ये लो। और 1000 रुपए का नोट उसके हाथ में रख देती। तो जब वो 1000 रुपए का, तो दोनों नाटों हाथ, तब 1000 रुपए का नोट बड़ा भारी हुआ करता था, तो वो दोनों हाथों में ऐसे लिए है और देखे जा रहा, बस देख रहा है। तो नूतन सामने फिर आती है वही, वो कहती क्या देख रहे हैं? 1000 रुपए का नोट? जी हाँ, जिंदगी में पहली बार देखा है। और अब उसे तो मालूम है कि ये भी नौकरानी है, तो कहते लीजिए आप भी देखिए। और वो मन ही मन हंसती है, उसको कहते नहीं रखिए आपकी माँ बीमार है, कहले आपको जब। तो राज कपूर कहता उसको जेब, उसको पर्दा में डालता है नोट को और उसको देता है नूतन को, कहता आपकी माँ बीमार है ना, इसे आप भिजवा दीजिएगा। लेकिन नहीं आपको, मैं मालकिन से ले लूंगी पैसा, वो कोई दिक्कत नहीं। तो कहला बड़े लोगों का एहसान क्यों लेती हैं आप? तो कहता मगर आपका एहसान? तो कहते देखिए हम गरीब हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एहसान नहीं कर सकते। क्या बात है, ये संवाद। और वो उसे 1000 का नोट यूं देता है जैसे बड़ा भारी शहंशाह हो, और उसके बाद खिलखिलाता हुआ, यानी चिड़ियां चहक रही हो, भागता चला जा रहा है सड़कों पर, एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ, ऐसे करते हुए पीछे चलते हुए। और वहीं पर जाता है, कोई भिखारी मिलता है उसको सलूट करता है, कोई ड्रम बजाने वाले लड़के मिलते हैं उनके पीछे नाच, यानी कवायद करते हुए चलता है। और उसके बाद जाता है तो देखता है तो एक बिच्छू पड़ा हुआ है सड़क पर। तो उसका जूता यूं उठ जाता है, उस बिच्छू पर पैर नहीं पड़ता, और एक पत्ते पर उस बिच्छू को उठाता है और ले जाके सामने जो बाड़ लगी रहती है, जो फूलों की क्यारियों के ऊपर जो बचने को लगाई जाती बाड़, उस पर यूं से रख देता है। मानो स्वभाव। और वहीं पर गाना होता है, हाँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और बस वही दिन था जब मैं राज कपूर पर निसार हुआ, वही दृश्य था। और वो फिर कभी मेरे जीवन से दूर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि जिंदगी सिर्फ इसका नाम नहीं है, जिंदगी पैसे से नहीं मिलती, जिंदगी कुछ और से मिलती है। मैं तो बनियों के घर में पैदा हुआ, पैसे का आना भी देखा खूब, जाना भी देखा खूब, बहुत बहुत सारी चीजें देखी। और पैसा मैंने कमाया भी होगा ही, तभी तो खर्च किया, मगर ऐसा नहीं मेरे पास था, कभी नहीं, आज भी नहीं है। आज भी जब मुझे हर महीने लाख रुपए से ज्यादा तो पेंशन मिलती है, तब भी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यदि बैंक मेरा खोजा जाए तो 4 अंकों में मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये
बर्बाद करने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि शैलेंद्र का एक गाना है, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियां ही साफ कहलाई। आज बर्बाद करके देखो साला, कल उससे दोगुना देगा, उसकी जवाबदारी है, उसने भेजा है। तो जिसने, अब जब वो परम पिता है, जब मेरे पिता ने मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, तो उस परम पिता की क्या मजाल है कि मुझे कष्ट पहुंचाएगा। तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे मोहब्बत करना चाहिए। हम उससे मोहब्बत करना भूल गए। संगत के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। राज कपूर साहब के साथ आप मुंबई में समय आपने काफी बिताया है, तो थोड़ा मुंबई के माहौल के बारे में बताएं। मुंबई का माहौल मुझे बहुत कम पता है। अभी भी होता कि अभी भी मैं जाता हूँ, अभी भी मुझे लोग बुलाते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं लिख नहीं सकता फिल्मों के लिए आपकी कहानियां और स्क्रीन प्ले नहीं, क्योंकि वो जो भी आ जाएगा ये तो कुछ ठीक नहीं, ये तो तुम क्या आपने क्या लगे, ये तो ठीक नहीं, हाँ इसको ऐसा करिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये तुम काट छाट नहीं बर्दाश्त, नहीं काट छाट नहीं, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। काट छाट नहीं है वो, काट छाट तो मैं ही करता, खूब करता हूँ, अपने भीतर काट छाट होती रहती। तुम कहो समझा समझ, अब कोई कियासिफ बचे नहीं, अब कोई राज कपूर बचे नहीं। एक से एक है कि उनकी साली ने कहा, कमलेश्वर जी कहा करते थे कि साली ने कहा कि जिज्जू जो सीन तो भाई चाहिए, तो जिज्जू कुर्बान हो जाएंगे। कि देखिए साहब, अब ये तो मजबूरी है, ये सीन तो ऐसा डालना ही पड़ेगा। हमने कहा हम ऐसे जिज्जू को हम पूरा नहीं कर सकते, ना हमें करना है। और ये मूर्ख लोग हैं, इसीलिए इतनी बेहूदी फिल्में बन रही हैं, इतनी मूर्खतापूर्ण फिल्में बन रही हैं। अरे पहले भी अरेबियन नाइट्स में खूब फिल्में बनती थी, मगर मैं आज भी कहता हूं सबसे, अली बाबा 40 चोर 50 बार बन चुकी है, मगर सबसे बढ़िया होमी वाडिया की 1954 में आई अली बाबा 40 चोर है, जिसमें महिपाल और शकीला थे, और जिसमें BM व्यास चोरों के सरदार बने थे। तो ये जो तकनीक है, ये आवरण है बाहरी। तो अभी वर्तमान में आप किसी भी निर्देशक, किसी प्रोड्यूसर को ठीक मानते हैं आपकी नजर में? बहुत लोग हैं, कुछ नाम हमें बहुत लोग चाहिए हैं। आपकी तरफ से। हाँ, सबसे बड़ा नाम आज जो सबसे बड़ा नाम, जिसे मैं सबसे बड़ा डायरेक्टर अभी तक की 21वीं सदी का मानता हूँ, वो है राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगा, क्योंकि वो बड़ी ही विचित्र किस्म की फिल्में बनाता है, और उसकी गैंग्स ऑफ वासेपुर तो सभी ने देखी। अनुराग कश्यप। प्रकाश झा को कैसे देखते हैं? प्रकाश झा भी अच्छे हैं, मगर प्रकाश झा दो नावों की सवारी करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए एक जगह। प्रकाश झा संगीत को बहुत अच्छा नहीं समझ पाते, म्यूजिक, हालांकि वो लोक गीतों को बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर उस संगीत को सिनेमा में कैसे रखा जाता है। जैसे वो एक फिल्म उनकी आई जो सबसे कम चली थी, मैंने कम से कम उसे 4 बार देखा है, जय गंगा जल। मुझे गंगा जल से अच्छी लगी थी, मगर उसमें वो ना संगीत संभाल सके, ना आखिरी में वो क्लाइमैक्स संभाल सके। तो उसका तो संगीत इन्होंने लिखा था, मनोज मुंतशिर ने। अब ऐसा मनोज मुंतशिर को कैसे देखते? शुरू में तो ठीक थे। नहीं, मनोज मुंतशिर देखिए शुरू में ठीक थे, कोई मैं आज नहीं कहता, वो आज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी समझ मनोज मुंतशिर बहुत 1-8 करोड़ की तो गाड़ी में चलता होगा, इससे कम की गाड़ी में क्या चलता होगा। तो मनोज मुंतशिर बड़े आदमी होने के लिए लोग न जाने कितनी छोटी चीजों को नष्ट कर देते हैं, और ये हर बड़े आदमी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। वो साला जब जाता है तो उसी ठठरी पे जाता है, उतनी जगह मिलती है जितने कल्लू चमार को मिलती है। चाहे कोई भी आए, उसे जगह उतनी मिलने वाली, मगर बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसा चाहिए। अरे एक खा नहीं सकते हो और 1000 इकट्ठे कर रहे हो, बड़े ही होशियार हो भाई। मुझे तो ये है कि जितना दोगे मैं बर्बाद करके रहूंगा, सारी दुनिया की दौलत दे दो, रात तक आग लगा के सो जाऊंगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। रहा खतरा न चोरी का, दुआ देता हूं रहजन को, आ जाओ बेटा। फिल्में अभी आप देखते हैं? रोज देखता हूं, रोज देखते हैं आप? प्रतिदिन एक फिल्म देखता हूं।
जो नहीं जैसे आती है। प्रतिदिन 200 पेज पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, कम से कम इतने तो, और खरीद के पढ़ता हूँ। आज तक मैंने कोई किताब मांग के, भीख मांग के नहीं पढ़ी। जब से समर्थवान हुआ मैं किताब खरीद के ये पढ़ता किसी ने कहा भी है किताबें पढ़ो लेकिन खरीद कर। हूँ। अरे कहने से क्या होता, करने से होता है। हाँ, क्यों खरीद के पढ़े लोग? नहीं पढ़े, हम तो पढ़ते हैं, हम तो कर्मकांड भास्कर भी पढ़ते हैं। कामसूत्र भी रखी है आपके यहाँ। कामसूत्रम तो खैर पढ़ ही नहीं। इस देश में लोग 100 में से 90% महिलाएं जो हैं डिससेटिस्फाइड हैं अपने पतियों से, और उनकी आरती उतारती हैं और उनका मंगलसूत्र पहनती हैं। तो जब मेरी पत्नी ने कहा मंगलसूत्र खरीद, हमने कहा खरीद लो, पैसा है तुम्हारे पास, लेती हो हमसे वो है। मैंने कहा हाँ, मंगलसूत्र क्या, यदि तुम मंगलसूत्र पहनती हो तो हमें कम से कम रस्सा तो पहनना चाहिए। तुम लाल रंग भरती हो यहाँ, मुझे कम ना हो तो पीला ही रंग भर लूं। ये क्या बेवकूफी है, ये औरत को गुलाम बनाने के तरीके हैं। अगर क्या करेंगे हैं? औरत की गुलामी से एक बात याद आई आपकी। मैं एक अभी पढ़ रहा था, आपने स्मिता पाटिल पर लेख लिखा था। उस दौर में पैरेलल सिनेमा पे थोड़ा हम नज़र डालेंगे, क्योंकि 90 का दशक जो है वो हर लोगों के लिए समानांतर सिनेमा है, तो वो अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा है। आपने स्मिता, दीप्ति, नवल, शबाना आजमी, ये जो तिकड़ी है उस पर आप बता रहे थे, आपका लेख भी छपा है कहीं पर, तो ये तिकड़ी को कैसे देखा, कैसे समृद्ध किया इन तीनों ने, और आज क्या कमी है कि लोग नहीं कर पाते उस तरह का काम? देखिए ये बहुत तीनों बहुत मामूली सा खूबसूरत की लड़कियां हैं, जो मधुबाला नहीं है, जो मीना कुमारी नहीं है, जो देविका रानी नहीं है, मगर वो शांता आप्टे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार आई हैं स्मिता पाटिल। आप शांता आप्टे को भी देख लीजिए दुनिया ना माने में। जब लोग कहते हैं नारीवादी फिल्म, मुझे लगता है 1937 में बनी नारीवादी फिल्म जो दुनिया ना माने हैं, वैसी फिल्म तो आज भी बनाना बहुत मुश्किल है। आज भी लोग जूता लेके पीछे पड़ जाएंगे। तो हमारे जैसे ही हमने सिनेमा बनाना शुरू किया, 10 साल के अंदर तो हम पीक पे पहुंच गए, एक से एक लोग पैदा हो गए। 1931 में पहली फिल्म आई और 1945 तक हमने इतने बड़े बड़े लोग पैदा कर दिए। शांताराम पैदा कर दिया, और शांताराम के ही पहले उनके गुरु बाबूराव, अरे बाबूराव हम नहीं, बाबूराव पेंडारकर, अरे जिन्होंने पहली मदर इंडिया बनाई थी, शाहकारी पाश, तो वो आ गए, और आपके पास महबूब खान आ गए, अंगूठा छाप। जितने बड़े फिल्मकार हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कानों से सुनने वाले थे, सुनते थे और सुनते थे, फिर उस सुने हुए को वो दृश्य में बदलते थे, देखते थे कि जो सुन रहा हूं इसे देखूंगा कैसे। ऐसे आज तो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, पहले तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, मगर वो एक से एक लोगों को परख रखते थे। और दिलीप कुमार आए, देवानंद आए, राज कपूर आए, अशोक कुमार आए, और उनसे बढ़कर बलराज साहनी आए कि जेल से शूटिंग करने आते थे, और जेल में कैदी थे, और फिल्म में जेलर बने थे। 2 आंखें 12 हाथ, हलचल। बलराज साहनी 2 आंखें 12 हाथ में नहीं है, वो तो शांताराम है। अच्छा, अभी शांताराम की फिल्म। तो बलराज साहनी जिस फिल्म की शूटिंग करने के लिए लाए जाते थे वो हलचल फिल्म थी, और उसके लिए आते थे, और जेल से आते थे जहां वो कैदी थे, और जब शूटिंग में आते थे तो जेलर बनते थे। तो ये जो तमाशे की दुनिया है, कि जो बड़ा आदमी होता है वो कहता है जिंदगी एक तमाशा ही थे, और क्या है, खेल उसका है। उसको बड़ा मजा आता है जब हमें लात पड़ती है, देखना हाँ बेटा और लो। तो ये तमाशे की दुनिया है। हम बात कर रहे थे स्मिता पाटिल की, कैसे देखते हैं अगर उस अभिनेत्री को अगर आपको परिभाषित करना हो, क्योंकि आपसे चर्चा हुई तो आपने बताया कि नहीं सकता मैं परिभाषित कर ही। मैं ये मानता हूं कि स्मिता पाटिल जो थी, वो स्मिता पाटिल ऐसी थी जैसे हमारे घर के बगल में कोई काम करने वाली बाई आती है ना, कोई काम करने वाली बाई आती है, हम उस पर फिदा हो जाते हैं।
बेहद साधारण कपड़े, बेहद साधारण चेहरा, मगर जब हम उसे देखते हैं, जब हम उसे मोहब्बत की नजर से देखते हैं, लगता है यार ऐसी अप्सरा तो कोई दूसरी है ही नहीं। लगता है इसके लिए दिलो जान कुर्बान कर दे। और आज बब्बर साहब से जब मैं मुलाकात हुई पहली बार, आज यूं ही वो सज्जाद जहीर साहब की 100वीं सालगिरह पर गए थे बम्बई, तब वहाँ उनसे दर्शन करने का, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। वो बात थे, हम नामवर जी के साथ बैठे थे वहाँ पर, तो बगल में आए तो वो आए, उन्होंने पूछा कि आपने ही राज कपूर वाली किताब लिखी है। बातचीत होने लगी, बातचीत हुआ, तो हमने कहा कि आप मेरी फिल्में कब से थे? हमने कि जिस दिन से मुझे पता चला कि आपने स्मिता पाटिल साहिबा से शादी की है, उस दिन से मैं आपका भक्त हो गया। मैंने कहा हाँ यार, ये आदमी है जो जानता है कि खूबसूरती क्या होती है, क्योंकि पहली बीवी भी उसकी उतनी ही बेहद खूबसूरत थिएटर अभिनेत्री है। कौन? उनकी पहली पत्नी नादिरा शाह, नादिरा बब्बर। हाँ भाई, नादिरा जी। अरे नादिरा जी, यदि आप 1 मिनट उनसे बात कर लें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक आध 2-4 महीने के लिए आपने शहद पीकर संतुष्ट हो गए हैं और बहुत प्रेमिल रूप से आप झूमने लगे। तो बाहर और भीतर, भीतर को बाहर से देख पाना, ये इन महिलाओं की बड़ी, कि आप बाहर से जब उन्हें सचमुच देखते हैं, मधुबाला को देखने वाली नजर से नहीं, जब किसी घर के पास की बहुत साधारण सी औरत, जो बहुत साधारण कामकाजी औरत होता है, उसकी नजर, उसको जब देखते हैं और उसमें आपको मधुबाला की अम्मा दिखाई देती हैं, तब वो स्मिता पाटिल होती है, तब वो शबाना आजमी होती। जीते जी आप स्मिता जी से मिले कभी? नहीं, कभी। और आप उनकी जब उनकी डेथ हुई 86 में, तब आप गए? नहीं, तब गया नहीं था, मैं था ही बम्बई में थे तो चले हाँ, गए। उस समय राज कपूर साहब की जन्म तिथि भी वो थी, तो उस कार्यक्रम ने कैंसिल कर दिया था। और वो ये हुआ, खबर आई तो वो मैं बैठा हुआ ही था उनके पास, तो सब जान लगे, चलिए भाई साहब आप भी चलिए, चलना हो तो। हम आपकी कृपा होगी तो मैं चलूंगा। मैं बहुत डरता था, क्योंकि राज कपूर के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको पकड़ पाना बड़ा कठिन काम था, कि वो कब वो महान आत्मा है और कब वो दुरात्मा है, कब वो आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, कब वो आपको गरियाने लगे, ये कोई नहीं जानता था। हालांकि ऐसा अवसर मेरे साथ सिर्फ एक बार आया, मगर आया, मेरे साथ भी आया, और वो दरअसल मेरे ही कारण आया। और मैं ये देखना चाहता था कि राज कपूर को, सुना है कि वो बहुत बदतमीज भी हो जाते हैं, तो आज तक नहीं हुए मुझसे, मैं इतने बार आता हूँ, ये सब होता है और यही बुलाते हैं तब आता हूँ। हमने कहा शायद इसलिए हो, मगर एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत नाराज हो गए। तो वो चीजें बड़ी दूसरी हैं। तो ये होता, मुझे सिनेमा वालों से मिलने में कोई बड़ी, मुझे नहीं लगा। रेहाना सुल्तान से जरूर अचानक एक बार BR इशारा के पास से मिलने की हो गई थी। जैसे एक बार लेख टंडन साहब से एक कार्यक्रम में, मैं बम्बई में था, किसी कॉलेज में प्रोग्राम था, ये मैं अध्यक्षता कर रहा था और वो मुख्य अतिथि थे। तो उस कार्यक्रम में वो लेख टंडन से, फिर लेख टंडन के साथ 3 दिन बैठे हम लोग। तो ऐसे किसी से मुलाकात हो, ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई है। जैसे सबसे बड़ी मुलाकात तो राज कपूर के बाद देवानंद से हुई, और देवानंद के साथ ही मेरी एकमात्र, यानी और भी लोगों के साथ तो ऐसे वैसे फोटो है, मगर देवानंद ने विशेष रूप से फोटो खिंचवाई थी मेरे साथ। कहले नहीं स्वामी जी। अरे स्वामी जी, तो इंडस्ट्री में लोग स्वामी जी कहते थे आपको? ऐसे जो कोई जिसको जो कुछ कहना, मैं बहुत गया या नहीं, मैं बहुत गया नहीं। बाद में तो ये होता, अभी लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, मैं तो वो कहते हैं आप बैठिए, आप बातचीत करेंगे आपसे, हम अपने जो जुमले हैं वो हम खोज लेंगे, क्योंकि आप बहुत जुमले बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मोदी जी ने बहुत खोज लिए, अब आप क्या खोजेंगे? तो मैं बार बार कहता हूँ यार स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी थी, पढ़ मोदी जी रहे। तो ये हो जाता है कि आपको कुछ भी, जो मजे की बात है, वहां पर मजेदार लोग हैं, मजेदार लोगों से मजेदार बातें होती रहें, और क्या है, मुझे बहुत पैसा उनसे भी नहीं चाहिए।